1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो इसका सबसे बड़ा दंश एक अकेले राज्य ने झेला। ये वो राज्य था जिसमें रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी रातों रात तबाह हो गई। विभाजन की पूरी कहानी में जितना दर्द इस राज्य को मिला, उतना हिंदुस्तान में और किसी राज्य को नहीं मिला। इस राज्य का नाम है पंजाब। लहलहाते खेतों और नदियों की वो धरती जो रातों रात खून के दरिया में बदल गई। सदियों से अपनी जमीन पर रहने वाले पंजाब के लोगों को एक दिन अचानक ही एक कागज के टुकड़े पर खिंची लकीर से बांट दिया गया। जी हां, यह कहानी है पंजाब के विभाजन की। एक ओर 1947 में देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ पंजाब में लोग अपनों को खोने का, घर बार को छोड़ने का मातम मना रहे थे। उनकी आंखों के आगे स्याह अंधेरा था कि उनका और उनकी फैमिली का फ्यूचर क्या होने वाला है। देखने में यह विभाजन नक्शे पर खींची गई एक लकीर सी थी, लेकिन असल में यह एक सभ्यता का भी विभाजन था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, भारत का विभाजन, खास तौर पर पंजाब का विभाजन, एक ह्यूमन ट्रेजेडी का ऐसा पैमाना था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल दो नए राष्ट्रों की नींव रखी, बल्कि लाखों लोगों के मानस पटल पर गहरी और अमिट छाप छोड़ दी। आज मैं आपको इसी दर्दनाक कहानी से रूबरू कराऊंगा। आखिर क्यों हुआ था पंजाब का विभाजन और इसका असली जिम्मेदार था कौन? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पंजाब का विभाजन कोई एक रात में होने वाली घटना नहीं थी। इसकी जड़ें लंबे टाइम से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हो रही सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस घटनाओं से जुड़ी हुई थी। ये प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप हुआ और इसमें कई हिस्टोरिकल घटनाओं के साथ सोशल जो चेंजेस थे उनका भी अपना रोल था। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। इसके बाद पंजाब के एक क्षेत्र में एक गैप आया। इसी गैप को भरने का काम किया महाराजा रणजीत सिंह ने। उन्होंने 1799 में लाहौर पर अधिकार किया और एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनके शासनकाल में हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों ही धर्मों के लोगों को सिख दरबार में काफी अच्छे पद मिलते थे। हालांकि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य को घेरना शुरू कर दिया और 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पूरे पंजाब पर कब्जा हो गया। पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर अपने स्तर पर सोशियो कल्चरल बदलाव शुरू किए। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिसके तहत समाज को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश की गई। साल 1882 में उन्होंने हंटर एजुकेशन कमीशन की एजुकेशनल पॉलिसीज लागू की। इससे इंग्लिश एजुकेशन में हायर कास्ट के हिंदुओं को फायदा मिला और पिछड़ी जातियों और मुस्लिम्स ये सभी पढ़ाई लिखाई में पिछड़ते चले गए। इस तरह से पंजाब में रहने वाले लोगों के बीच में एक सोसाइटल गैप बनता चला गया, दूरियां बनती चली गई और लोग इससे बट गए। लेकिन ये बंटवारे के लिए अकेली बात नहीं थी। हमारी देसी राजनीति भी धीरे धीरे बदल रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी 1900 के बाद भारत में राष्ट्रवाद तेजी से उभर रहा था। ठीक इसी माहौल में 1906 में मुस्लिम अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसी तरह 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है, जिसने हिंदू अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना शुरू कर दिया। इन दोनों संगठनों की पॉलिटिक्स में टकराव की पॉलिटिक्स तो होनी ही थी। खिलाफत आंदोलन और उसके बाद शुद्धि आंदोलन जैसी घटनाओं ने पंजाब में पहले से पनप रही धार्मिक पहचान और अलग अलग धर्मों के विभाजन को और ज्यादा उभार दिया। इन सभी ऐतिहासिक प्रोसेसेस ने मिलकर पंजाब में वो जमीन तैयार की जहां विभाजन की मांग और उसके पीछे की मानसिकता धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। ब्रिटिश शासन द्वारा लागू नीतियां, जमीनी असंतुलन और धार्मिक पहचान की राजनीति, इन सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें 1947 का विभाजन एक भयानक सामाजिक त्रासदी के रूप में सामने आया। इतिहासकार बिपिन चंद्रा अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें लिखते हैं वो कि ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक उपकरण, इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत, इसका आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जिसमें मुस्लिम्स को धार्मिक पहचान के आधार पर वोट डालने का अधिकार मिला। इस तरह के कदमों ने पंजाब पर काफी असर डाला। पंजाब में मुस्लिम्स बहुसंख्यक थे, लेकिन आर्थिक रूप से हिंदू और सिख समुदाय ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस तरह पंजाब की प्रॉब्लम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी।
1930 और 1940 के दशक तक आते आते मुस्लिम लीग का झुकाव होने लगा था पाकिस्तान की मांग की ओर और कांग्रेस इस बंटवारे के खिलाफ थी। टकराव की इस राजनीति में पंजाब के लोगों पर खतरा मंडराने लगा क्योंकि यहां पर मुस्लिम आबादी करीब 53% थी, तो वहीं हिंदू और सिख आबादी कुल मिलाकर 45% थी। 2% में बाकी सभी धर्मों के लोग आते थे, जैसे कि ईसाई वगैरह। इसीलिए पाकिस्तान की मांग का असर पंजाब पर होना बिल्कुल तय था। यहाँ के सभी कम्युनिटीज अपने अपने फ्यूचर को लेकर परेशान थी। इसी बीच में एक और घटना हुई, एक इंडिपेंडेंट सिख राज्य की मांग। आपको पता ही है कि आज तक कुछ लोग सिख राज्य यानी खालिस्तान की मांग करते रहते हैं। समय समय पर आपने न्यूज में ये सारी बातें सुनी होंगी। लेकिन उस समय पर यानी आज़ादी के टाइम पर मास्टर तारा सिंह, बलदेव सिंह और गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी जैसे नेता जो थे, उन्होंने एक आज़ाद सिख राज्य या सिखिस्तान की मांग उठाई। वैसे तो ये मांग 1940 के दशक की शुरुआत से ही चल रही थी, लेकिन 1946-47 के बीच में इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर सिखों को ये लगने लगा था कि पार्टीशन की कंडीशन में सिखों को किसी न किसी तरह से या तो भारत में निगल लिया जाएगा या पाकिस्तान में कुचल दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान में भी सिखों की कंडीशन को लेकर अलग से डिस्कशन हुआ, लेकिन उन्हें कभी एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का आश्वासन नहीं दिया गया। अब दोस्तों, सिख ना तो मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे और ना ही हिंदू बहुमत वाले भारत में अपनी जो आइडेंटिटी है उसको खोना चाहते थे। इन सभी हालात में पंजाब का एरिया बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बन गया। ये बारूद के एक ढेर पर बैठा हुआ पंजाब था और किसी भी वक्त हिंसा की आग में जल सकता था। आगे जाकर इस बारूद में आग लगाने का काम किया माउंटबेटन प्लान ने। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की घोषणा की। इस योजना के तहत भारत को 2 हिस्सों यानी भारत और पाकिस्तान में बांटा जाता। पंजाब और बंगाल जैसे जो प्रोविंसेस थे, उनका विभाजन उनकी मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी के आधार पर किया जाना था। अब इस तरह का पार्टीशन होना था, ये लगभग सबको पता था, ये कोई अनजानी बात नहीं थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला था, जिसने पंजाब को आग के और करीब ला दिया। दरअसल पंजाब और बंगाल के बॉर्डर को तय करने का काम एक ऐसे शख्स को दिया गया जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट वो इससे पहले कभी भी भारत आए भी नहीं थे। इनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। ये एक ब्रिटिश एडवोकेट थे जिन्हें माउंटबेटन ने स्पेशल रिक्वेस्ट से भारत बुलाया था। रेडक्लिफ को इंडिया के कल्चर, ज्योग्राफी और डेमोग्राफी इन सब का कोई अंदाज़ा नहीं था। उन्हें केवल कुछ पुराने नक्शे, जनसंख्या के आंकड़े और बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 5 हफ्ते यानी कि 35 दिनों के आसपास का टाइम मिला था। इतिहासकार डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, एक व्यक्ति जिसने भारत में कभी एक दिन नहीं बिताया था, उसे एक पेंसिल और एक मैप दे दिया गया और कहा कि वो एक सभ्यता को 2 हिस्सों में काट दे। अब 5 हफ्तों में ये लाइन कैसे खींची गई होगी, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस लाइन को खींचने में कोई ह्यूमैनिटेरियन या साइंटिफिक मेथड ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस लाइन ने गांवों को, खेतों को, घरों को, यहाँ तक कि एक ही परिवार के लोगों को बीच से काट दिया। जहाँ कुछ तरफ लोग थे जो अपने घर में सेफ फील कर रहे थे, वहीं उनके कुछ पड़ोसी थे जो रातों रात एक दूसरे देश के नागरिक बन गए, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिख समुदाय के लिए यह खास तौर से विनाशकारी था, क्योंकि उनकी पवित्र जगहें और उनकी एग्रीकल्चरल लैंड जो सदियों से उनकी पहचान का हिस्सा थी, अब वो 2 अलग अलग देशों में बट गई। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, गुरदासपुर जिले पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी क्योंकि ये जिला भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़रूरी था। बहुत बाद में काफ़ी दिक्कतों के बाद इस जिले को भारत को दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर तक इंडिया की पहुंच पॉसिबल हो पाई। बिना इस जिले के आप कश्मीर जाने की सोच नहीं सकते। ऐसे ही सिखों के लिए भी ये पार्टीशन बहुत बड़ा झटका था। उनके धार्मिक स्थलों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। खास तौर पर ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब, ये सब पाकिस्तान में चले गए। इसके साथ ही पंजाब की बेहद उपजाऊ ज़मीन भी पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। रेडक्लिफ ने बाद में खुद एक्सेप्ट किया था कि उन्हें एक रात पहले तक नहीं पता था कि लाहौर भारत में रहेगा या पाकिस्तान में रहेगा।
यही वजह है कि जैसे ही 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई, पूरे पंजाब में अराजकता फैल गई। हजारों गांवों में हिंसा भड़क उठी। लोग हजारों साल पुराने घर छोड़कर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। रेड क्लिफ लाइन की डिक्लेरेशन ने पंजाब को लिटरली नरक में बदल दिया। यहां ऐसी कम्युनल वायलेंस हुई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मुस्लिम इलाकों से सिखों और हिंदुओं का माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो वहीं हिंदू और सिख इलाकों से मुसलमान घर छोड़ने को मजबूर हुए। इन सभी का पलायन अपने आप में बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि ये पलायन से ज्यादा एक दौड़ थी, जान बचाने की दौड़, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने की दौड़ और कुछ भी करके अपने आप को जिंदा रखने की दौड़। अगर आप फ्रीडम एट मिडनाइट को पढ़ें तो पता चलेगा कि जैसे अभी हाल ही में आतंकियों ने पैंट उतरवा कर धर्म पूछा और उसके बाद हत्याएं की, वैसे ही उस दौर में पंजाब में भी हुआ था। मुस्लिम इलाकों में पैंट उतारने वालों की जान तभी बचती थी जब उसने खतना करा रखा हो। हिंदू इलाकों में उसी आदमी की जान जाती थी जिसने खतना करा रखा हो। इस दौरान गांव के गांव जला दिए गए, मस्जिदें तोड़ी गई, गुरुद्वारे तोड़े गए, हजारों लोगों को उनके ही खेतों में मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रेनों में इंसान नहीं, लाशें जा रही थी। ये ट्रेनें अमृतसर, लाहौर और दिल्ली जैसे रूट पर आती थी और इनमें बैठा हर शख्स या तो मारा जा चुका होता था या फिर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता था। ना जाने कितनी महिलाओं के साथ इस दौरान हुए। हजारों लोगों को अगवा कर लिया गया, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी बख्शा नहीं गया। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक कम्युनिटी ने इतनी हिंसा की, तो आप पूरी तरह से गलत हैं। इस हिंसा में हत्यारे और जिसकी हत्या हुई उनके बीच धर्म का अंतर नहीं रह गया था। हर तरफ से हुई इस हिंसा में सिख, हिंदू और मुस्लिम तीनों समुदायों ने बदले की आग में एक दूसरे को कुचल कर रख दिया। इतिहासकार स्टैनली वॉलपोर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जन्म खून और आग से हुआ था। पंजाब में हुई हिंसा का स्तर उनकी नज़र में कल्पना से परे था। वॉलपोर्ट का मानना था कि एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे कागजों में लिखा ही नहीं जा सकता था। लाखों लोगों का पर्सनल लॉस थी ये ट्रेजेडी, जिसे लिख पाना मुश्किल था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए। सिर्फ पंजाब में ही 5 लाख से ज़्यादा मौतें हुई। 75,000 से ज़्यादा महिलाओं को अगवा किया गया। इन महिलाओं में कई महिलाएं कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं लौट पाई। जाहिर है कि असल नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सीडेंट थे जो दर्ज ही नहीं हो सके। लाखों लोगों ने मीलों पैदल यात्रा की, बिना भोजन के, बिना पानी के या आश्रय के। जो लोग भाग्यशाली थे वो शरणार्थी शिविरों में पहुंच गए, जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। इन शिविरों में भी बीमारियां थी, भूखमरी थी, ये सब बहुत आम थी। अनगिनत बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए और परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। अब अगर आप सोचो तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बॉर्डर बनाना नहीं था, ये एक सभ्यता का विच्छेद था, जहां सदियों से साथ रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इतिहासकार इयान टैलबोर्ड और यास्मीन खान लिखते हैं कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह नतीजा था सालों की नफरत, अफवाहों और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का। जब ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त की तारीख तय की, तब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस अरेंजमेंट नहीं किया गया। न पुलिस की तैयारी थी, न मिलिट्री की तैनाती थी, ना ही विस्थापितों के लिए कोई ठोस योजना थी। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के नेताओं ने हालात को काफी कम करके आंका। यही वजह है कि इस विभाजन के चलते सदियों से एक साथ रहने वाले लोग एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो गए। ये विभाजन इतना दर्दनाक था कि आज भी इस त्रासदी की यादें पंजाब के लोगों के दिलों में ताज़ा है। दिल्ली में आपको कई बुजुर्ग मिल जाएंगे जो बचपन में अपना सब कुछ छोड़कर मजबूरी में दिल्ली के आसपास बने रेफ्यूजी कैंप में रहने को मजबूर थे। आज से 5 साल पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंप के पास एक बुजुर्ग शख्स से मिला था, जिन्होंने बताया था कि वो अकेले ही दिल्ली आए थे, उनका पूरा परिवार हिंसा में मार दिया गया था। इस तरह की लाखों कहानियां आपको अमृतसर के पार्टीशन म्यूजियम में मिल जाएंगी। वहां रखी चिट्ठियां, टूटी हुई चूड़ियां, सूखे हुए आंसू और लहू से सनी यादें हमें बताती हैं कि आज़ादी की असली कीमत असल में थी क्या। असल में पंजाब का ये विभाजन सबसे ज़्यादा भयानक था सिखों के लिए, क्योंकि उनके लिए ये एक आइडेंटिटी क्राइसिस की सिचुएशन थी। वो ना तो हिंदू थे ना मुसलमान थे। उन्हें लगा कि उन्हें ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तीनों ने धोखा दिया है। वो एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की उम्मीद कर रहे थे, या कम से कम एक ऐसे समझौते की उम्मीद कर रहे थे जिससे उनकी सिख आइडेंटिटी सेफ रहे। लेकिन विभाजन ने उन्हें असल में अल्पसंख्यक बना दिया।
पहले पाकिस्तान में और फिर भारत में, जहां पर उन्हें लगा कि उनकी आवाज़ शायद सुनी नहीं जाएगी। खैर, जब विभाजन हो गया तो उसके बाद पंजाब, फिर चाहे वो पाकिस्तान का पंजाब हो या हिंदुस्तान का पंजाब, दोनों जगहों पर कई अलग अलग चैलेंजेस झेलने पड़े। पहला चैलेंज तो यही था कि एक नए देश में आए इन विस्थापित लोगों को बसाया कैसे जाए। भारत को पूर्वी पंजाब में आए लाखों शरणार्थियों को घर, खाना और रोजगार देने का चैलेंज था, जिससे कि वो विभाजन के दंश के साथ नए सिरे से लाइफ को शुरू कर सके। ये बहुत मुश्किल काम था, जिसके चलते कई साल तक कई सारे रेफ्यूजी लोग कैंप में ही रहने को मजबूर रहे। सरकार ने उन्हें ज़मीन देने की कोशिश की, लेकिन अक्सर वो ज़मीनें उतनी फर्टाइल नहीं थी जितनी वो पीछे अपनी विरासत में छोड़ आए थे। यही वजह है कि ज़्यादातर रेफ्यूजी लोगों को नए बिजनेसेस में ढलना पड़ा, व्यवसायों में ढलना पड़ा और एक नए सोशल स्ट्रक्चर में घुलना पड़ा। भारतीय नेताओं, खासतौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को इस ह्यूमन क्राइसिस से निपटना पड़ा, जबकि ठीक उसी समय उन्हें इन सारी समस्याओं के साथ एक नए राष्ट्र के निर्माण को भी ध्यान में रखना था। ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के हिस्से वाले पंजाब में भी हालात लगभग सेम थे। वहां पर भारत से आए मुसलमान पाकिस्तानी पंजाब में बसने लगे। उन्हें भी पुनर्वास, सुरक्षा और रोजगार की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। काफ़ी प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट और इतिहासकार हैं इरफान हबीब। उन्होंने भारत के आर्थिक और सामाजिक इतिहास पर अपनी स्टडीज़ में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे विभाजन ने दोनों देशों की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को पूरी तरह से अफेक्ट किया और इसी वजह से पुनर्वास में दशकों लग गए। दरअसल विभाजन के बाद पंजाब की इकोनॉमी भी डावाडोल हो गई। सिंचाई का मैकेनिज्म जो पूरे पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट था, अब उस सिंचाई का मैकेनिज्म का भी बंटवारा हो गया, जिसके चलते सभी चीज़ों को दोबारा पटरी पर लाना पड़ा। उद्योग और व्यापार भी इस विभाजन से काफ़ी प्रभावित हुए। फिर भी पंजाब के लोगों की जुझारू भावना थी और कड़ी मेहनत थी, जिन्होंने उन्हें इस ट्रेजेडी से निकालने में मदद की। धीरे धीरे पंजाब में लाइफ वापस लौटी और एग्रीकल्चर से लेकर अलग अलग सेक्टर्स को डेवलप किया गया। विभाजन की इस भयानक भयावहता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी अदम्य भावना का प्रमाण है कि पंजाब आज एक समृद्ध राज्य है। दोस्तों, विभाजन की इस भयानक त्रासदी ने हमें कई गहरे सबक सिखाए। सबसे पहला सबक तो ये है कि जब राजनीति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने लगती है तो उसका नतीजा सिर्फ हिंसा और बर्बादी होता है। अब आप इसमें किसी भी धर्म को ले लीजिए, वही आपको कहावत याद होगी, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक। विपिन चंद्रा जैसे इतिहासकारों का मानना है कि सांप्रदायिक सोच और नेताओं के सत्ता के लालच ने इस दुखद बंटवारे को जन्म दिया। दूसरा सबक यह है कि इंसान में गजब की ताकत होती है। लाखों लोगों ने उस दौर में सब कुछ खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नए सिरे से जिंदगी शुरू की और अपनी पहचान को फिर से बनाया। दिल्ली, अमृतसर और लुधियाना जैसे शहर आज उन्हीं विस्थापितों की मेहनत का नतीजा है। तीसरा सबक यह है दोस्तों कि इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम दोबारा ऐसी गलती ना करें। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि विभाजन की कहानियाँ हमें इंसान की क्रूरता और हिम्मत दोनों की याद दिलाती हैं। अमृता प्रीतम की पिंजर, भीष्म साहनी की तमस और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान जैसी किताबें इस दर्द को आज भी जिंदा रखे हुए। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। आपको पंजाब के विभाजन के समय लोगों को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको पंजाब के इतिहास की ये बात नहीं पता थी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि पंजाब के लोगों ने आखिर विभाजन के दौर में कितना कुछ झेला। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।